क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई दोस्त, कोई साथी या कोई स्ट्रेंजर आपको ऐसे इन्फ्लुएंस कर जाता है कि आप ना कहना चाहते हुए भी हाँ बोल देते हो? अगर हाँ, तो आप अननोइंगली डार्क साइकोलॉजी का शिकार हुए हो। डार्क साइकोलॉजी वो कला है जिसमें इंसान के दिमाग, उसकी कमजोरियों और उसके हिडन डिजायर्स को समझकर उस पर कंट्रोल किया जाता है। और विलियम कूपर की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स इस पूरे खेल का नकाब हटाती है। लेकिन यह सिर्फ डिफेंस के लिए किताब नहीं है, ये आपको यह भी सिखाती है कि अगर आप चाहो तो दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लुएंस करना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी यह सर्वाइवल के लिए जरूरी है, कभी कभी ग्रोथ के लिए, और कभी कभी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपने अभी तक इस चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया तो सोच लो। आप अभी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, वैल्यूएबल नॉलेज ले रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहे। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप लाइफ में वैल्यू कंज्यूम करते हो लेकिन कमिटमेंट नहीं दिखाते, और बिना कमिटमेंट ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो जो हर बार सिर्फ सुनती है लेकिन बदलती कभी नहीं, तो मत कीजिए सब्सक्राइब। लेकिन अगर आप सच में अलग बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके इन्फ्लुएंस में आए और आप किसी के पपेट न बने रहें, तो अभी उसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाओ। अब आते हैं असली खेल पर। सोचो आप एक नेगोशिएशन में हो, सामने वाला आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, आप चाहते हो कि डील आपकी टर्म्स पर हो। अब दो रास्ते हैं, या तो आप ब्लफ करो या फिर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। कूपर बताते हैं कि हर इंसान की साइकी में कुछ हिडन बटन्स होते हैं। अगर आप उन्हें दबा दो तो सामने वाला आपकी बातें मानने लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ये बटन्स सिर्फ वर्ड्स से नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस और टाइमिंग से एक्टिवेट होते हैं। आपको याद है कभी किसी ने सिर्फ चुप रहकर आपको गिल्टी फील कराया हो? बस यही डार्क साइकोलॉजी है। अब जरा इमेजिन करो, एक बच्चा है जो बार बार माँ से खिलौना मांगता है। माँ मना करती है, बच्चा रोना शुरू करता है। भीड़ है, लोग देखने लगते हैं। माँ प्रेशर में आकर खिलौना दे देती है। यानी बच्चे ने मैनिपुलेशन किया, गिल्ट और एम्बैरेसमेंट क्रिएट करके। ये एग्जाम्पल छोटा है, लेकिन यही फॉर्मूला बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में भी चलता है। कूपर कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंसान हमेशा इमोशन से ड्रिवन होता है, लॉजिक से नहीं। आप सोचते हो कि आप लॉजिकल हो, पर रियलिटी यह है कि आपके 90% डिसीजंस इमोशंस से होते हैं और बाद में आप उन्हें जस्टिफाई करते हो लॉजिक से। डार्क साइकोलॉजी इस वीकनेस को पकड़ती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो कोई सेल्समैन आपको कहता है, सर ये फोन अभी लिमिटेड स्टॉक में है, अगर आपने आज नहीं लिया तो कल शायद आपको रिग्रेट होगा। अब आप सोचते हो कि आपने फोन फीचर्स देख कर लिया, लेकिन असल में डिसीजन ट्रिगर हुआ स्कैर्सिटी से, यानी मनोवैज्ञानिक ट्रिक से। अब सवाल यह है कि क्या हर कोई मैनिपुलेटर है? सच तो यह है कि हाँ, हर इंसान कभी ना कभी मैनिपुलेशन करता है। एक बच्चा रोकर चॉकलेट लेता है, एक दोस्त सिंपैथी दिखाकर हेल्प लेता है, एक लीडर स्पीच देकर मासेस को कंट्रोल करता है। डिफरेंस बस इतना है कि कोई इसे कॉन्शियसली करता है और कोई अनकॉन्शियसली। कूपर बताते हैं कि अगर आप कॉन्शियसली यह कला सीख लेते हो तो आप अपनी जिंदगी के हर रिश्ते, हर डील और हर कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस हिस्सा आता है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ इन्फ्लुएंस तक नहीं रुकती, यह माइंड कंट्रोल तक जाती है। जैसे कल्ट लीडर्स, टॉक्सिक पार्टनर्स या नार्सिसिस्ट्स। ये लोग दूसरों का दिमाग इस कदर कंट्रोल कर लेते हैं कि विक्टिम को खुद भी समझ नहीं आता कि वो ट्रैप में है। और यहीं पर कूपर हमें डिफेंस की टेक्निक्स भी बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों की मैनिपुलेशन से बचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद अवेयर होना होगा। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। अब जरा सोचो, अगर आपको यह वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो इमेजिन कीजिए आगे क्या सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। लेकिन पॉज करो और खुद से पूछो, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो सच बताऊं, यही वही हैबिट है जो आपको लाइफ में हर बार पीछे कर देती है। आप वैल्यूएबल चीज देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन कमिटमेंट नहीं दिखा रहे। और कमिटमेंट के बिना कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो या तो अभी एक्सप्लेन्ड एआई सब्सक्राइब करो, या फिर मान लो कि आप भीड़ का हिस्सा हो, वो भीड़ जो कभी चेंज नहीं करती। और अब लौटते हैं असली कहानी पर। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टूल है पर्सुएशन, यानी सामने वाले से वही काम करवा लेना जो आप चाहते हो, लेकिन उसे लगे कि यह उसकी चॉइस है। यहाँ कूपर बताते हैं कुछ हिडन ट्रिगर्स, जैसे अथॉरिटी, रेसिप्रोसिटी, सोशल प्रूफ
स्कैर्सिटी और लाइकेबिलिटी। ये ट्रिगर्स मिलकर ऐसा जाल बनाते हैं कि सामने वाला खुद ट्रैप में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि यह मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, तो आप बिना सवाल किए ले लोगे। क्यों? क्योंकि ऑथोरिटी बायस। अगर कोई दोस्त आपके लिए कुछ करता है और फिर आपसे हेल्प मांगता है, तो आप मना नहीं कर पाते। क्यों? रेसिप्रोसिटी। अगर कोई चीज लास्ट पीस बताई जाती है, तो आप तुरंत खरीद लेते हो। क्यों? स्कैर्सिटी। यानी हम सब पपेट्स हैं और ये ट्रिगर्स हमारी इनविजिबल स्ट्रिंग्स हैं। कूपर कहते हैं कि इन टेक्निक्स को समझो, अप्लाई करो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद इनसे बचो। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं हो, तो सोसाइटी, मीडिया और लोग आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करते रहेंगे कि आप कभी सच का पता ही नहीं कर पाओगे। और यही था डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स का पहला बड़ा दरवाजा। क्या आप चाहते हो कि मैं इसी फ्लो में आगे बढ़कर और भी गहरे सीक्रेट्स रिवील करूं? मैं अगले हिस्से में आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग गैस लाइटिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन और कोवर्ट हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं और आप खुद को कैसे बचा सकते हो। और जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि उसका दिमाग किस किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है, तभी असली खेल शुरू होता है। अब जरा कल्पना करो, तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक कोई अनजान इंसान तुमसे बात करने लगता है। उसके शब्द बड़े ही मीठे लगते हैं, उसकी आवाज भरोसा दिलाने वाली लगती है और तुम्हें लगता है कि ये इंसान तो बहुत जेन्युइन है। लेकिन हकीकत में वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस और तुम्हारे बोलने के अंदाज को पढ़कर तुम्हारे दिमाग की चाबी ढूंढ रहा होता है। यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी का असली जादू काम करता है। लोग सोचते हैं मैनिपुलेशन सिर्फ बातों से होता है, लेकिन सच ये है कि ये सबसे पहले तुम्हारी सोच की जड़ों में जाकर बैठता है। विलियम कूपर बताते हैं कि इंसान के दिमाग में 3 ऐसी कमजोरियां हैं जिन पर हमला करके किसी को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है: डर, लालच और चाहत। और ये तीनों इतनी गहरी हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरह इम्यून नहीं है। सोचो, डर का इस्तेमाल कैसे होता है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है, अगर ये नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और धीरे धीरे ये डर हमारे सबकॉन्शियस में घर कर लेता है। अब कोई भी इंसान जब हमारे सामने लॉस या खतरे का डर दिखाता है, तो हम तुरंत उसके कहे में फंस जाते हैं। यही कारण है कि मार्केटिंग कैंपेन्स लास्ट चांस या ओनली 2 सीट्स लेफ्ट जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है लालच की बात। इंसान हमेशा चाहता है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा मिले, कुछ ऐसा मिले जो दूसरों के पास ना हो। इसी लालच पर खेलकर लोग स्कीम्स बेचते हैं, लॉटरी अट्रैक्ट करती है और फेक गुरुज तक फॉलोअर्स बना लेते हैं। जब कोई कहता है तुम्हें शॉर्टकट बता दूं जिससे जल्दी अमीर हो जाओगे, तो दिमाग खुद ब खुद ट्रैप में चला जाता है। लेकिन सबसे सटल और सबसे पावरफुल वेपन है चाहत। इंसान को प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए। डार्क साइकोलॉजी इन्हीं चाहतों को हथियार बना देती है। सोचो, क्यों कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी फंसे रहते हैं? क्योंकि सामने वाला पार्टनर उनकी चाहत को टारगेट करता है। अगर तुम मुझसे दूर गए तो तुम अकेले पड़ जाओगे। और इंसान डर और चाहत के बीच उलझकर खुद ही बंधन बना लेता है। अब यहां पर किताब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझाती है, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये टेक्निक सीधी भाषा में ये कहती है कि इंसान के वर्ड्स, उसके इमोशंस और उसके एक्शंस आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। अगर तुम किसी के वर्ड्स बदल दो तो उसके दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। मान लो कोई इंसान बार बार बोलता है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब अगर उसके आसपास लोग उसे बार बार कहते रहें तुम में नेचुरल कॉन्फिडेंस है, तुम स्ट्रांग हो, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस पर यकीन करने लगेगा। अब सोचो, अगर ये टेक्निक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो तो इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो किसी की सेल्फ इमेज तोड़ी जा सकती है। ये सब सुनकर शायद तुम सोच रहे होगे, क्या हर कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है? जवाब है हां और नहीं। हां, इसलिए क्योंकि समाज में हर कोई किसी न किसी लेवल पर इन्फ्लुएंस करता ही है, और नहीं इसलिए क्योंकि इन्फ्लुएंस हमेशा बुरा नहीं होता।
फर्क बस इतना है कि कोई तुम्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करता है और कोई तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें जागरूक रहना जरूरी है। अब जरा बात करते हैं पर्सुएशन और कोएर्शन की। ये दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। पर्सुएशन यानी समझाना, जिसमें तुम्हारी मर्जी बनी रहती है, लेकिन कोएर्शन यानी मजबूरी, जहां तुम्हें लगता है कि अगर मैंने सामने वाले की बात नहीं मानी तो मुझे नुकसान होगा। डार्क साइकोलॉजी ज्यादातर कोएर्शन का इस्तेमाल करती है। जैसे कई बार बॉस कहता है, अगर ये टारगेट पूरा नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यहां पर तुम्हारे पास थियोरेटिकली ऑप्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम मजबूर हो जाते हो। लेकिन अब ट्विस्ट आता है, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अपने माइंड को मास्टर करने का भी रास्ता देती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि लोग तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग एक तरह से शील्डेड हो जाता है और यहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम। अब सोचो, तुम्हारे सामने कोई तुम्हें गिल्ट दिलाने की कोशिश करता है, तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स नहीं पता तो तुम तुरंत हाँ कह दोगे, लेकिन अगर तुम्हें समझ है तो तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये गिल्ट ट्रैप है और काल्मली कह दोगे, मुझे पता है तुम मुझे गिल्ट फील करवा रहे हो, लेकिन ये मेरा डिसीजन है। बस इसी से तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम खुद पावरफुल बने रहें। जैसे जब भी कोई तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश करे तो अपनी आंखों में डायरेक्ट आई कांटेक्ट रखो। जब तुम किसी कॉन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंट टोन यूज करते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें अथॉरिटी मानने लगता है। ये छोटी छोटी चीजें ही मैनिपुलेशन के खेल को पलट देती हैं। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है। सोचो, अगर तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हो तो तुम्हें लालच देकर कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अगर तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो कोई तुम्हारे गुस्से या चाहत का इस्तेमाल करके तुम्हें फंसा सकता है। इसलिए किताब बार बार ये कहती है कि अपने दिमाग को ट्रेन करो। सुबह जल्दी उठने से लेकर अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम करने तक, ये डिसिप्लिन तुम्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम ये सारी चीजें सीख लेते हो, तुम जान जाओगे कि कब कोई तुम्हें गैसलाइट कर रहा है, कब गिल्ट दिलाया जा रहा है, कब लालच दिखाकर ट्रैप बिछाया जा रहा है। तुम रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ जेन्युइनली है और कौन सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। यही अवेयरनेस तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है और यही वो ताकत है जो इस किताब का असली गिफ्ट है। और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, जब इंसान यह मानने लगता है कि उसने सब समझ लिया है, तभी मैनिपुलेशन का सबसे गहरा वार होता है। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत यह नहीं कि वो तुम्हें डरा दे या तुम्हें गिल्ट दिला दे। असली ताकत यह है कि वो तुम्हें यकीन दिला दे कि तुम अपनी मर्जी से फैसला ले रहे हो, जबकि असल में तुम्हारे फैसले की डोर कहीं और से खींची जा रही होती है। सोचो, कितनी बार तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू किया या कोई काम एक्सेप्ट किया और बाद में लगा कि शायद यह मेरा अपना डिसीजन था। लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि कहीं ना कहीं किसी और के शब्द, किसी और की स्ट्रेटेजी, किसी और के टोन ने तुम्हें सटली इन्फ्लुएंस कर दिया। यही है मैनिपुलेशन की कला। ओपन फोर्स से ज्यादा डेंजरस सटल फोर्स। किताब में एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है, एंकरिंग इफेक्ट। ये सिंपल सा साइकोलॉजिकल बायस है, लेकिन बेहद पावरफुल है। मान लो किसी दुकान में पहले तुम्हें बोला गया कि यह जैकेट 5,000 रुपए की है, फिर तुरंत सेलर कहे लेकिन आपके लिए सिर्फ 3,000 में। तुम्हें लगेगा कि तुमने 2,000 बचा लिए, लेकिन सच क्या है? हो सकता है वो जैकेट असली में सिर्फ 2,000 की ही वर्थ रखती हो। ये एंकरिंग है। पहली इंफॉर्मेशन को इतना बड़ा बना दो कि बाकी सारी डिसीजंस उसी के आसपास घूमने लगे। और यही चीज राजनीति से लेकर पर्सनल रिलेशंस तक हर जगह इस्तेमाल होती है। अब आते हैं मिररिंग टेक्निक पर। कभी नोट किया है कि जब तुम किसी इंसान से बात करते हो और वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज या वर्ड्स कॉपी करने लगे तो तुम्हें उसके साथ अजीब सा कंफर्ट फील होता है? यही मिररिंग है। सामने वाला इंसान सबकॉन्शियसली तुम्हें सिग्नल देता है कि हम दोनों सेम हैं और इंसान अपने जैसे लोगों पर ज्यादा भरोसा करता है।
डार्क साइकोलॉजी में मिररिंग का इस्तेमाल रिलेशन बनाने और फिर धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर विलियम कूपर एक बड़ा ट्विस्ट बताते हैं। इन टेक्निक्स को जानने का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी पर शक करने लगो। इसका असली मकसद ये है कि तुम अवेयर रहो। अवेयरनेस से तुम्हारा दिमाग एक फिल्टर बना लेता है। अब अगर कोई तुम्हें एंकर करने की कोशिश करे तो तुम इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि अरे ये ट्रिक है, और उसी वक्त तुम डिसीजन अपने कंट्रोल में रख सकते हो। अब सोचो, मैनिपुलेशन सिर्फ स्ट्रेंजर्स से ही नहीं होता। सबसे ज्यादा तो वो लोग मैनिपुलेट करते हैं जो तुम्हारे करीब होते हैं। दोस्त, फैमिली, पार्टनर, ये सब कभी कभी नोइंगली या अननोइंगली तुम्हारे दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं। किताब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है जिसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। इसमें सामने वाला तुम्हारे प्यार या रिलेशन का फायदा उठाता है। जैसे, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये काम कर दो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने क्लोज रिलेशन को हर्ट नहीं करना चाहता। और अब आते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो पर। सोशल मीडिया ने इस वेपन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आज के दौर में लगभग हर इंसान इसका शिकार है। जब तुम देखते हो कि बाकी लोग पार्टीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और तुम पीछे रह गए हो, तो तुम अंदर से बेचैन हो जाते हो। यही फोमो तुम्हें ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है जो नॉर्मली तुम नहीं लेते, और यही फोमो का ट्रैप है। मार्केटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यहां तक कि तुम्हारे दोस्त तक इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुको, किताब यहां पर हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देती, सॉल्यूशन भी देती है। सबसे पहला सॉल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस। अगर तुम्हें पता है कि तुम किस चीज से ट्रिगर होते हो, डर, लालच, चाहत या फोमो, तो तुम पहले ही अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मान लो तुम्हें पता है कि तुम अकेलेपन से डरते हो, तो कोई तुम अकेले रह जाओगे कहकर ट्रैप में नहीं डाल पाएगा। दूसरा सॉल्यूशन है क्रिटिकल थिंकिंग। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई तुम्हें किसी भी चीज के लिए पुश करे, एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये सचमुच मेरी जरूरत है या ये सिर्फ सामने वाले का फायदा है? ये सवाल ही तुम्हें आधे मैनिपुलेशन से बचा देगा। तीसरा सॉल्यूशन है इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि मैनिपुलेशन सबसे पहले तुम्हारी इमोशंस पर वार करता है। अगर तुम गुस्से में, डर में या खुशी में बह गए तो तुम वल्नरेबल हो जाते हो। लेकिन अगर तुम काम रहना सीख जाओ तो सामने वाला चाहे कितना भी ट्राई कर ले, तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर डिसिप्लिन फिर से वापस आता है। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ सुबह उठने या जिम जाने का नाम नहीं है। ये वो ताकत है जिससे तुम अपने इमोशंस को लीश पर रखते हो। किताब बताती है कि डिसिप्लिन से तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि इंस्टेंट रिवॉर्ड के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट चुने, और यही चॉइस तुम्हें मैनिपुलेशन से दूर रखती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बचने के लिए है या इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है? किताब का जवाब बड़ा क्लियर है। ये टूल्स न्यूट्रल हैं। इनका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जैसे आग से तुम खाना भी बना सकते हो और किसी का घर भी जला सकते हो। सिमिलरली, डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स अगर तुम अपने बच्चों को सही हैबिट्स सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर तुम इन्हें किसी को धोखा देने के लिए यूज करते हो तो ये डिस्ट्रक्टिव है। यही रीजन है कि अवेयरनेस के साथ एथिक्स भी जरूरी है, क्योंकि पावर हमेशा डेंजरस होती है अगर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अब सोचो, अगर तुम इस पूरी किताब के सारे लेसन्स अब्सॉर्ब कर लो तो तुम्हारा दिमाग कैसा बन जाएगा? तुम जानोगे कि कब कोई तुम्हारे इमोशन से खेल रहा है, कब कोई तुम्हें गिल्ट दिला रहा है, कब कोई तुम्हें सटल सिग्नल्स भेजकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तुम रिकॉग्नाइज करोगे और कामली खुद को बचा लोगे, और उससे भी ज्यादा तुम अपने आसपास के लोगों को भी इस जाल से बाहर निकाल पाओगे। यही है इस किताब की सबसे पावरफुल बात। ये सिर्फ तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए भी लाइट बनाती है। ये खेल उस वक्त और भी खतरनाक हो जाता है जब तुम समझते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ शब्दों से नहीं, एक पूरी परिस्थिति बनाकर इन्फ्लुएंस करते हैं। किताब बताती है कि जो इंसान माहौल सेट करता है वो असल में निर्णय का रमी, रेफरी बन जाता है। राजनीति में रैलियां, सोशल मीडिया पर केयरफुली क्यूरेटेड पोस्ट, दुकानों में म्यूजिक और लाइटिंग, सब एक ही मकसद के लिए है, तुम्हारे निर्णय को उस रास्ते पर मोड़ना जो सामने वाले का फायदेमंद हो। यही फील्ड लेवल मैनिपुलेशन है, जब तुम सिर्फ क्या कहा गया नहीं सुनते, बल्कि कौन सा माहौल बनाया गया भी समझते हो, तभी तुम असली सुरक्षा बना सकते हो। विलियम कूपर ने बताया है कि सबसे सटल तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाले लोग तुमसे पहले तुम्हारी
रेपुटेशन, सोशल सर्कल और वैल्यूज का मैपिंग कर लेते हैं। वे देखते हैं कि तुम्हें किस चीज से प्रेरणा मिलती है। क्या तुम हर चीज में लॉजिक देखते हो या इमोशन? क्या तुम्हें दूसरों की राय से फर्क पड़ता है? फिर उन वीक पॉइंट्स पर लगातार छोटे छोटे स्टिमुलाई भेजते हैं। यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट, वहां एक याद दिलाने वाला कमेंट, छोटे फेवर्स। अब तुम डेट फील करने लगते हो क्योंकि तुम रेसिप्रोकेट करना चाहते हो। यही रेसिप्रोसिटी का खेल है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं मिलता। तुम खुद ही उनकी शर्तों पर काम करने लगते हो। एक और तकनीक जिसे किताब विस्तार से बताती है वह है फ्रेमिंग। किसी सच को किस फ्रेमिंग में पेश किया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ये बेचने वाला ऑफर तुम्हारे लिए जरूरी है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोनों वाक्य एक ही चीज का डिफरेंट फ्रेम है। फ्रेम बदलने से परसेप्शन बदल जाती है और परसेप्शन बदलते ही एक्शन बदल जाता है। यही कारण है कि स्मार्ट नेगोशिएटर्स नेगोशिएशन की शुरुआत में इंटेंशनली एक्सट्रीम डिमांड्स रखते हैं ताकि बीच वाला समझौता उनके लिए बेहतर लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर प्रेजेंटेशन एक फ्रेम है और फ्रेम को देखकर ही डिसीजन लो। किताब में एक प्रैक्टिकल बात बार बार आती है, टाइम प्रेशर का उपयोग। जब तुम्हारे पास कम समय हो तो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग स्लिप हो जाती है और तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो। इसलिए एड्स में काउंटडाउन्स, लिमिटेड टाइम कूपन्स, फ्लैश सेल्स सब डिजाइंड होते हैं ताकि तुम सोचने का समय ही न पाओ। यहां से बचने का सबसे आसान तरीका है डिले टेक्निक। जब भी कोई अर्जेंट डिसीजन मांगता है, खुद से कहो, ठीक है, मुझे 24 घंटे दो। 24 घंटे में तुम्हारा इमोशनल पीक उतर जाता है और लॉजिक वापस आता है। और अगर सामने वाला सच में लेजिटिमेट है तो उन्हें यह डिले भी स्वीकार्य लगेगा। अगर नहीं तो वो प्रेशर वाली टैक्टिक्स बाहर आ जाएंगी। अब बात करते हैं डिजिटल एज के खास ट्रैप्स की, एल्गोरिथम्स और पर्सनलाइजेशन। वो एड्स जो तुम्हें फॉलो करते हैं, वो वीडियोस जो तुम्हें बार बार रिकमेंड होते हैं, ये सब तुम्हारी प्रीवियस बिहेवियर का मिरर है। किताब बताती है कि पर्सनलाइजेशन तुम्हें एको चेंबर में बंद कर सकता है। यही एको चेंबर तुम्हें एक्सट्रीम बिलीफ्स और इंपल्सिव परचेसेस की ओर ले जाता है। बचाव, डाइवर्सिफाई करो, डिफरेंट सोर्सेस पढ़ो, अलग अलग पर्सपेक्टिव सुनो और डिलिबरेट इग्नोरेंस से बचो। बार बार वही कंटेंट देखने से तुम्हारी रियलिटी श्रिंक होती है और कोई सटल मैनिपुलेटर इसे एक्सप्लॉइट कर लेता है। एक और सेक्शन जो गहरा प्रभाव डालता है वो है स्टोरी टेलिंग। लोग फैक्ट्स से कम स्टोरीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि स्टोरी में इमोशन, कैरेक्टर्स और कंटिन्यूटी होती है। ये डायरेक्ट रूट है दिमाग के इमोशनल सेंटर्स का। स्मार्ट कम्युनिकेटर्स छोटी छोटी पर्सनल स्टोरीज में अपना मैसेज छिपा देते हैं। तुम स्टोरी सुनते समय गार्ड डाउन कर देते हो और मैसेज अंदर घुस जाता है। इसलिए जब कोई कहानी सुनाकर तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करे तो स्टोरी के फैक्ट्स जांचो, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है या चेरी पिक्ड है। और सबसे जरूरी, पहचानो कि क्या कहानी तुम्हारे एम्पैथी को एक्सप्लॉइट कर रही है या इंफॉर्मेशन दे रही है। अब किसी ने तुम्हें मैनिपुलेट भी कर लिया, तब क्या? किताब प्रैक्टिकल एग्जिट स्ट्रेटजीज देती है जो सीधे सीधे काम करते हैं। पहला, लेबलिंग द टैक्टिक। काल्मली कहो, मैं देख रहा हूं कि आप स्कैर्सिटी का यूज कर रहे हैं। यह सिंपल ऑब्जर्वेशन दूसरे को डिफेंसिव बनाता है और टैक्टिक की ऊर्जा कम कर देता है। दूसरा, आस्क फॉर स्पेसिफिक्स। वे क्लेम्स को कॉन्क्रीट नंबर्स में बदलने के लिए दबाव डालो, कौन सा रिसर्च कहता है। तीसरा, प्री कमिटमेंट। कुछ पहले से तय कर लो, जैसे मंथली बजट, वैल्यूज लिस्ट, और जब कोई प्रपोजल्स आए उन्हें इन फिल्टर से जांचो। और हाँ, अपनी इंस्टिंक्ट्स को प्रैक्टिस करो। छोटे डिसीजंस में भी रुककर सोचो ताकि बड़ी चीजों में ऑटोमेटिक रेड फ्लैग्स उठाने का हैबिट बन जाए। मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनने की प्रक्रिया में किताब ने कुछ डेली एक्सरसाइजेस दिए हैं जिन्हें तुम्हें रूटीन बनाना चाहिए। पहला, जर्नल। हर रात 5 मिनट में लिखो कि आज किस चीज ने तुम्हें इमोशनल किया और आखिर क्यों। दूसरा, एक्सपोजर टू डिसेंट। उन्हीं सोर्सेस को पढ़ो जिनसे तुम्हारा डिसएग्रीमेंट हो। यह आपके कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तीसरा, प्रैक्टिस सेइंग ना। छोटे फेवर्स पहले ना कहकर देखो, यह आपकी रेसिप्रोसिटी प्रेशर सहनशीलता बढ़ाता है। चौथा, ब्रीदिंग एंड पॉज। जब भी कोई हैवी इमोशनल रिक्वेस्ट आए, 10 डीप ब्रेथ्स लो। इससे इमीडिएट इमोशनल हाईजैक घट जाता है। ये छोटे टूल्स कंबाइंड तुम्हें सटल मैनिपुलेटर्स के सामने रेजिलिएंट बनाते हैं। एथिक्स के बारे में किताब का फाइनल मैसेज ताकतवर है। नॉलेज न्यूट्रल होती है, उससे तुम हीलिंग कर सकते हो या हर्टिंग।
इसी न्यूट्रलिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब तुम इन्फ्लुएंस टेक्निक सीखते हो तो तुम्हारे पास पावर आती है, और पावर के साथ बाउंड्रीज भी तय करनी होती हैं। अगर तुम ये टेक्निक्स लोगों की भलाई में यूज करते हो, जैसे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना या लोगों को हेल्थी हैबिट्स दिलवाना, तो यह पॉजिटिव है। लेकिन अगर तुम इन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करते हो, तब तुम वही बन जाओगे जिनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इंटरनल एथिक्स लिस्ट बनाओ। 3 सवाल। क्या इससे किसी को नुकसान होगा? क्या मैं ट्रूथ हाइड कर रहा हूं? क्या मेरा मोटिव एक्सप्लॉइटेटिव है? अगर इनका जवाब हाँ है तो रुक जाओ। और फिर आखिर में प्रैक्टिकल टूलकिट। किताब बताती है कि तुम्हारे पास कुछ रेडी फ्रेजेस और हैबिट्स होने चाहिए। मुझे इसका टाइम चाहिए। क्या ये डॉक्यूमेंटेड है? मेरे वैल्यूज के हिसाब से ये फिट नहीं बैठता। ये फ्रेजेस सिंपल हैं, लेकिन जब बार बार बोले जाएंगे तो सामने वाले की मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी क्रम्बल कर जाती है। साथ ही अपनी सोशल सर्कल में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रखो, ऐसे लोग जिन पर तुम भरोसा करते हो और जो तुम्हें ब्लंटली सच बताएंगे, क्योंकि अकेले लड़ना मुश्किल होता है। कम्युनिटी तुम्हें पर्सपेक्टिव देती है। अब जब तुम इन सब टैक्टिक्स और डिफेंसेस को समझते हो, तुम्हें एक अलग तरह का नजरिया मिलता है। तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते, तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे होते। और यही किताब का आखिरी उपहार है, चॉइस बैक इन योर हैंड्स। तुम अब चुपचाप ऑब्जर्वर बनकर देख सकते हो कि कौन तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, और तुम चाहो तो किसी को बदलने की कोशिश किए बिना अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो। तुम दूसरों की मदद भी कर सकते हो कि वे भी जागें और अपने माइंड्स की ओनर बने। और हाँ, जैसे जैसे तुम यह सब सीखते हो, याद रखो कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और लगातार प्रैक्टिस ही तुम्हें इनवल्नरेबल बनाती है। छोटे चॉइसेस, हर रोज समय पर उठना, डेलिबरेट मीडिया डाइट, अकाउंटेबिलिटी कॉल्स, ये ही तुम्हें लंबे समय में सेफ और पावरफुल बनाते हैं। अगर तुम इसे अडॉप्ट कर लेते हो तो मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स सिर्फ सीखने के अवसर बनकर रह जाएंगे। उन जालों से बचने के कौशल बन जाएंगे जो पहले तुम्हें फंसाते थे। अब अंतिम बात, चूंकि तुमने इतना ध्यान लगाया और इस आखिरी हिस्से तक पढ़ा, तो एक छोटा सा सीधा सवाल है, क्या तुम सचमुच इतना बदलना चाहते हो कि कोई तुम पर असर नहीं कर पाए, या तुम वही रहना पसंद करोगे जो दूसरे तुम्हें बताएं? अगर तुम्हें बदलना है तो अभी का एक्शन सबसे छोटा और सबसे जरूरी है। एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं जानता हूं तुम कहोगे मैं देखकर बाद में कर लूंगा। ठीक है, उसी तरह तुम बार बार बताए गए ट्रिक्स से मैनिपुलेटिव डील्स लेकर पछताओगे, क्योंकि वही लोग इंतजार नहीं करते। इसलिए अगर तुम सच में अपनी सोच और अपनी आजादी चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि ये सब बकवास है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तो बधाई, तुम वही बना रहो जो दूसरों के डिसीजंस के शिकार बनता है। सियोन टेक तुम्हारा है।